हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक सर्वे का एक और पार्ट, ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद आपको सर्वे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। सर्वे के अंदर कुछ चीजों को जो यूज किया गया है उसको हम इस पार्ट में क्लियर कर देते हैं। एक पार्ट आपका ऑलरेडी आ चुका है, उसको देख सकते हैं, और दूसरा वाला ये है। इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, उसको समझने में दिक्कत हो सकती है, तो वो टर्म्स हम लोग अभी क्लियर करेंगे। इसमें सबसे यहां पे आता भी रहेगा। सबसे पहले है राजकोषीय घाटा, इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा, एक और चीज आ रही होगी यहां पे लाइन लिखा हुआ कि राजकोषीय घाटे का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, कुल व्यय, मतलब कुल व्यय माइनस कुल आय। इसमें कोष्ठ में कुछ लिखा है ना, उसको देखिए। कोष्ठ में लिखा होगा कुल राजस्वी, ठीक, मतलब कुल राजस्व। इसके अंदर जो है ना, जो राजस्व वाला इनकम है वो इसके अंदर ऐड करना है, हमको उधारी शामिल नहीं करना है। तो फिस्कल डेफिसिट के अंदर ये कहा गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल जो रिसिप्ट है या जो टोटल इनकम है वो भी रेवेन्यू वाला, उसको हम लोग इसके अंदर शामिल करते हैं। इस कोशिश ये करनी चाहिए कि इकोनॉमी के अंदर बहुत अधिक फिस्कल डेफिसिट ना हो, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये फिस्कल डेफिसिट वाला ये नॉर्मल सा फैक्ट है, कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर बहुत टाइम दिया जाए। दूसरा जो आपका फैक्ट है वो है क्या, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट में कुछ ऐसा है नहीं। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है, जो फिजिकल डेफिसिट है ना आपका, राजकोषीय घाटा है ना, उसके अंदर यदि हम इंटरेस्ट को निकाल दें, यदि हम ब्याज को हटा दें, इंटरेस्ट हटा के जो राजकोषीय घाटा होता है उसको प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। और प्राइमरी डेफिसिट में यदि हम उस इंटरेस्ट को जोड़ दें तो वो हो जाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट। यही कहना चाह रहा है, क्लियर? इतना ही है बस, वो आपका फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। सिंपल सा है। अब बात करते हैं हम लोग, पहले इन्फ्लेशन की बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं मुद्रास्फीति की। यहां स्लाइड आपके पास आ रहा होगा। इन्फ्लेशन क्या है? देखिए, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। एक बेस ईयर होता है, उस बेस ईयर क्या होता है हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में देख चुके हैं। उस बेस ईयर के आधार पर हम देखते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी, तब कहते हैं महंगाई 5 गुनी बढ़ गई, 2 गुनी बढ़ गई, टाइप की चीजें। इन्फ्लेशन होता है कि वस्तु, सर्विस एंड गुड्स के अंदर लगातार अगर महंगाई उसका बढ़ रहा है, रेट बढ़ता जा रहा है, तब वो इन्फ्लेशन होगा। जैसे मान लो रमजान का महीना आ गया, नवरात्रि का महीना आ गया, उसी तरह से सरस्वती पूजा आ जाता है, छठ का टाइम आ जाता है, तो उस टाइम में फलों का महंगा होना आम बात है। आम बात इसीलिए कि अचानक से डिमांड बढ़ जाता है, तो फलों का महंगा होना आम बात है। ये आम बात हमें पहले से ही पता है, तो वो जो सडन बढ़ जाता है उसको इन्फ्लेशन नहीं कहते, क्योंकि जैसे ही फेस्टिवल समाप्त होता है वो फिर से शांत हो जाता है, अपनी जगह पे आ जाता है ना। तो वो इन्फ्लेशन नहीं होता। इन्फ्लेशन का मतलब लगातार चीजें धीरे थोड़ा करके बढ़ते रहे ना, दैट इज इन्फ्लेशन, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन को हम अलग अलग टाइप से देख सकते हैं, जैसे मांग आधारित। अब मान लो कि चीजें बहुत कम, प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है और अचानक से डिमांड बढ़ गया। प्रोडक्शन हो रहा है कम और डिमांड बढ़ गया अधिक। तो प्रोडक्शन कम होने की स्थिति में डिमांड अगर अधिक हो जाए तो महंगाई बढ़ जाना आम है। दूसरा होता है इनपुट की लागत ही बढ़ जाए। जैसे मान लो इंडस्ट्री के अंदर एक फ्रिज का निर्माण हो रहा है, अब जीएसटी ये सब आके उसका जो इनपुट है ना, मतलब पहले 5,000 में तैयार हो जाता था, हमें 20,000 में मिल जाता था मार्केट में, अब उसको तैयार करने में उनको 11,000 खर्च हो जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो 30,000 का सामान वो 40,000 का तो होगा ही ना। तो अगर इनपुट भी अधिक लग गया तब भी वहां पे ऐसा हो सकता है। यहां आपके सामने जो टर्म आ रहा है उसको समझिए। ये एक सर्वे में आपको मिलेगा, खास करके बिहार के सर्वे में तो शायद नहीं है। ये आप जब सेंट्रल का सर्वे पढ़ेंगे ना, केंद्र सरकार का, तो आप यहां पर देखेंगे। उसमें पहला है हेडलाइन इन्फ्लेशन और दूसरा है हेडलाइन इन्फ्लेशन और दूसरा है कोर इन्फ्लेशन। इसको समझिएगा, पहला है हेडलाइन इन्फ्लेशन, दूसरा है कोर इन्फ्लेशन। ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन का वर्ड आता है, जो टर्म उसके अंदर यूज होता है, उस टर्म का क्या मतलब है?
और जो कोर इन्फ्लेशन होता है, तो देखिए इन्फ्लेशन के अंदर जो इन्फ्लेशन का डाटा तैयार किया जाता है ना, तैयार किया जाता है हेडलाइन वाले में, तो वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वो भी देख लेंगे अभी, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे ये लोग आधार करते हैं। उसके अंदर ये हेडलाइन में क्या करते हैं, ये फूड प्लस फ्यूल इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं। हेडलाइन में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे वो निकालते हैं महंगाई को, और उसमें फूड एंड फ्यूल दोनों को ऐड कर देते हैं। अब ये भाई साहब जैसे ही फूड को और फ्यूल को ऐड किए, फूड और फ्यूल वो दो ऐसा बास्केट के अंदर प्रोडक्ट है जिसका रेट अभी क्या है और सुबह में क्या होगा नहीं पता, अचानक से फ्लक्चुएशन काफी आता है। अब जिसके अंदर अचानक से बदलाव का इंटेंशन हो, उसके अंदर वो फीचर हो, तो उसके आधार पे जेन्यून इन्फ्लेशन निकालना मुश्किल होता है। बट ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है टोट टू हेडलाइन, यानी उसके अंदर जितने भी उस बास्केट के अंदर जो भी है ना, सबको हम शामिल करके एक साथ इन्फ्लेशन निकालते हैं, दैट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। उसके अंदर फूड एंड फ्यूल भी शामिल होता है। दूसरी तरफ से दूसरा जो है वो है कोर इन्फ्लेशन, आ रहा हुआ साइड में। ये कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, अब हमें अंदर घुसना है और एग्जैक्ट क्या इन्फ्लेशन है वो पता करना है। तो एग्जैक्ट इन्फ्लेशन पता करने के पहले सबसे अधिक जो फ्लक्चुएशन है उसको बाहर निकालो, तो फूड एंड फ्यूल को बाहर निकाल दिया जाता है। फूड एंड फ्यूल को बाहर निकालने के बाद जो इन्फ्लेशन का डाटा हमारे पास आता है, दैट इज कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन जो है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन से ज्यादा सही माना जाता है। तो ये जो है इन्फ्लेशन का दो टाइप हो गया। यहां तक क्लियर। अब आगे क्या है, पहले एक बार मुझे देखने दो। आगे टर्म यूज होगा बार बार, वो होगा पुनर्वित्त, रीफाइनेंस। और इसके लिए इसमें जो आपके सर्वे में यूज किया गया है वो है ऋण, जो लोन वाला रीफाइनेंस वो क्या है, यानी पुनर्वित्त क्या होता है। देखिए अगर हम ओवरऑल बात करें पुनर्वित्त, तो वो क्या होता है कि मान लीजिए जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड क्या है, पुनर्वित्त संस्था है। जो उधार देने वाली संस्था है ना, उसको अगर कोई उधार देता है तो वो नाबार्ड है, उसको यदि कोई उधार देता है तो वो नाबार्ड है, ठीक है। तो उसी तरह से मतलब कहने का, मान लो कि जो ऋण हम लोन वाला उठा लेते हैं, ऋण रीफाइनेंस की बात करते हैं। अब रीफाइनेंस का मतलब क्या होता है कि दोबारा, माने रीफाइनेंस का मतलब होता है जो फाइनेंस कर रहा है उसको भी फाइनेंस करना। अब जैसे मान लो अभी ऋण फाइनेंस आपके सामने शब्द है, मतलब हमने लोन ले रखा है। अब लोन ले रखा है, वो लोन हमसे नहीं चुक रहा, हमने जो लोन ले रखा है वही हमसे नहीं चुक रहा है। अब उस लोन को चुकाने के लिए हम दोबारा से कर्ज लेंगे, दैट इज रीफाइनेंस, लोन रीफाइनेंस, ठीक है। उस कर्ज को चुकाने के लिए हम दोबारा कर्ज लेंगे, और वो जो दोबारा कर्ज लेंगे वो लंबे टाइम का होगा। हो सकता है अभी जो लिया वो 5 साल का है, दोबारा वाला जो लेंगे क्योंकि उसको पता है कि यार ये नहीं चुका पा रहा है, तभी तो वो 20 साल का हो जाएगा। वही इंटरेस्ट रेट कम, मतलब उसके अंदर जो इंस्टॉलमेंट है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए बाकी सारा प्रोसेस वही है, वो होता है संस्थाओं को रीफाइनेंस करने के लिए, तो उसके लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो फाइनेंस करने वाली संस्था है वो वहां से रीफाइनेंस करवाती है। इंश्योरेंस के अंदर भी रीफाइनेंस कंपनी होती है, जो इंश्योरेंस कंपनी को फाइनेंस करती है। तो ऐसे करके ये जो फाइनेंस वाला चक्कर है ना, वो इस तरह से चलता है। तो ये टर्म भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। हाँ, एक और है, दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सकल अस्थाई पूंजी निर्माण। अब सकल भी है, अस्थाई भी है, पूंजी भी है और निर्माण भी है। यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस हटाइए, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे आइए। ग्रॉस तो सब जगह लगा ही दोगे। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, फिक्स्ड क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। कैपिटल की बात किए थे इसके पहले। कैपिटल मतलब एसेट, कैपिटल का मतलब एसेट, एसेट फॉर्मेशन करना। और वो एसेट क्या हो, फिक्स्ड हो, वेरिएबल ना हो। फिक्स्ड में क्या होगा, जैसे लैंड, मशीन, बिल्डिंग, ये सब क्या है, ये फिक्स्ड है ना, और है क्या, कैपिटल है ना, और इसका फॉर्मेशन हो रहा है ना।
इसी को कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी, अस्थाई पूंजी निर्माण। सकल लगा दीजिए, ग्रॉस लगा दीजिए पीछे। तो अब फिर से सुनिए, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वैसा चीज जो अस्थाई नेचर का हो, लाइक बिल्डिंग, और कैपिटल हो, वो आपका पूंजी मतलब वो आपका कैपिटल के अंदर जाता हो, रेवेन्यू के अंदर ना जाता हो। जैसे लैंड है, मशीन है, ये सारी चीजें हम बड़े बड़े कंपनी खड़ा कर सकते हैं। तो और आप जब पढ़ेंगे सर्वे में, तो सर्वे में यहां पे बोला लिखा होगा कि जिस देश में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पूरी तरह के अच्छे तरीके से हर साल नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि ग्रोथ रेट कम हो जाना है। जैसे मान लीजिए पहले हमारे पास फर्टिलाइजर की मशीन सालों साल पुरानी थी, तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर क्या आ जाएगा, उस मशीन को बदल के नए मशीन में कन्वर्ट करना। और अगर वो कन्वर्ट नहीं कर रहा है तो श्योर है कि हमारा रॉ मटेरियल भी बर्बाद हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज का मिसयूज हो रहा है, प्रोडक्शन भी कम होगा, ओवरऑल नुकसान है। हमारे यहां अगर नई फैक्ट्री नहीं बन रही है, मॉडर्न मशीन नहीं बन रहा है, क्योंकि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये सब चीज कम हो रहा है, और जिस देश में ये चीज कम होगा उसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो इसी को कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आप समझ गए होंगे। तो सरकार के द्वारा जो भी सॉफ्टवेयर है, व्हीकल है, मशीन है, इन सब के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है पब्लिक या सरकार दोनों के द्वारा, तो दैट इज, ये कहलाता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस तरह से, और इसके अंदर ग्रोथ हर साल होना चाहिए। क्लियर? अब कुछ है बचा हुआ? इन्फ्लेशन हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन, नहीं, इन्फ्लेशन के अंदर दो टर्म बचा हुआ है ना आपका, दैट इज थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स का पहले बेस ईयर क्या है ये देख लीजिए, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं 2011-12। होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस है 2011-12। इसके लिए हम एक बेस ईयर लेते हैं, हमेशा एक बेस ईयर लेते हैं। 2004-5 से हमने इसको इवेंट करके 11-12 कर लिया, अब 17-18 होने वाला है। इसके अंदर होता क्या है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा इसको निकाला जाता है। तो ये तो ठीक है, इसके लिए एक बेस ईयर होता है। और हम इसमें क्या करते हैं, जो होलसेल प्राइस है, जो थोक मूल्य प्राइस है, कंज्यूमर प्राइस क्या हमको नहीं मतलब, कंज्यूमर प्राइस हमको मतलब नहीं, थोक मूल्य जो है ना उसके आधार पे इन्फ्लेशन निकालते हैं। जैसे अब थोक मूल्य 1000 एक क्विंटल का कितना है, पहले कितना था, आज कितना है, उस आधार पे मार्केट के अंदर कालाबाजारी होकर उसकी कीमत बढ़ गई, उससे सरकार को मतलब नहीं है, वो थोक के मूल्य के आधार पे कीमत निकाला जाता है। दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर क्या है कि अलग अलग तरह के इंडिकेटर है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कंज्यूमर जो चीजें खरीदती है उसके आधार पे, जो खुदरा बाजार है उसके आधार पे इन्फ्लेशन निकाला जाता है। लेकिन जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है तो इनको पता है कंज्यूमर के टाइप्स अलग अलग हैं, आ रहा होगा, कंज्यूमर के टाइप्स अलग अलग हैं। एक किसान जो है या गांव का रहने वाला जो है वो शहर वाले की तरह खर्च नहीं करता, शहर वाला गांव वाले की तरह खर्च नहीं करता। तो अलग अलग गांव का अलग डिमांड है, टाउन का अलग डिमांड है। तो उस आधार पे कुछ इन्होंने क्या किया, इंडिकेटर को बदला और अलग अलग पार्ट में कंज्यूमर को बांटा, ताकि सटीक आंकड़े हमें पता चल सके। उसके अंदर औद्योगिक श्रमिक का मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा जो सरकारी नौकरी आप लोग कर रहे हो ना या करने वाले हैं, तो इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पे ही महंगाई भत्ता आदि चीजें जुड़ती है। तो वो इंडस्ट्रियल वर्कर हो गया, उसके लिए अलग है। एग्रीकल्चर लेबर के लिए, यानी एग्रीकल्चर लेबर मतलब कृषि मजदूर, उसके लिए अलग है। ग्रामीण मजदूर यानी रूरल एरिया का जो लेबर है उसके लिए अलग है, उसको आरएल कहते हैं। और एक होता है ग्रामीण और शहरी संयुक्त। तो उसमें क्या होता है, ग्रामीण और शहरी को मिक्स करके एक कॉमन निकाला जाता है। इस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल वर्कर है, जो एग्रीकल्चर लेबर है या जो ग्रामीण लेबर है, इन तीनों का आंकड़ा कौन निकालता है? इन तीनों का आंकड़ा लेबर ब्यूरो के द्वारा निकाला जाता है, क्योंकि लेबर
से रिलेटेड है तो लेबर ब्यूरो ही निकालते, वो इंडस्ट्रियल लेबर होगी, एग्रीकल्चर लेबर होगी, रूरल लेबर हो। तो चौथा वाला जो है वो कौन निकालता है? तो चौथा वाला आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा निकाला जाता है। तो इस तरह से ये सारा डाटा आपके सामने है। अब तो आई थिंक कुछ नहीं बच रहा है, कुछ बच रहा है। एक और है दैट इज जीएसटी। तो जीएसटी ऐसा नहीं है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, मुझे लगा तो मैं सोचता हूं कि इसको भी कर दूं। स्लाइड आ ही रहा होगा आपके पास। जीएसटी तो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया था, 1 जुलाई 2017 से सब जगह लागू हो गया। जीएसटी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके अंदर जो टर्म यूज हो रहा है उसको देख लीजिए। जीएसटी के अंदर एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है यूजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। ये जो सीजीएसटी है ये क्या होता है? सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, केंद्र सरकार लगाती है, वसूल करके रख लेती है। एसजीएसटी जो होता है राज्य सरकार के लिए लगाया जाता है। यूजीएसटी जो होता है यूनियन टेरिटरी के लिए लगाया जाता है। और जो आईजीएसटी होता है अलग अलग राज्यों के बीच में कोई प्रोडक्ट मूव कर रहा है, कंज्यूमर अलग है, स्टेट अलग है, तो वैसी स्थिति में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आईजीएसटी लगता है। यानी अगर एक ही राज्य के विक्रेता हैं, खरीदने वाले बेचने वाले हैं और खरीदार भी एक ही जगह का है, तो फिर वहां एसजीएसटी से काम चल जाएगा। तो इसीलिए जब वहां उस तरह का बिल आपके पास आएगा ना, देखना आप जैसे मान लो लैपटॉप लेने चले जाओ तो आपके पास जो बिल आएगा उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग लिखा रहेगा और हिस्सा अलग अलग लिखा रहेगा, किसको कितना मिला वो उनके अकाउंट में और राज्य के अकाउंट में अलग। ठीक है, यही काम जब यूनियन टेरिटरी में आप करोगे, जैसे दिल्ली में लेंगे, तो वहां पे भी सीजीएसटी प्लस यूजीएसटी होगा। ठीक है, और जब अलग अलग स्टेट के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहां पे आईजीएसटी लगा हुआ आता है। तो आईजीएसटी में जिस राज्य का जितना हिस्सा हुआ बाद में उसको उतना हिस्सा दे दिया जाता है, राज्यों के बीच में पैसे बांट दिए जाते हैं। तो ऐसे करके रहता है। और जिसमें आईजीएसटी रहता है उसमें सिर्फ आईजीएसटी ही लिखा रहता है, उसमें सेंट्रल का हिस्सा नहीं होता है। तो ऐसे करके आप जीएसटी को देखेंगे तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी एंड आईजीएसटी। क्लियर? तो ये था इकोनॉमिक सर्वे का टर्म्स। अब आप इकोनॉमिक सर्वे को पढ़िए, आपको कोई खास परेशानी नहीं होगी। हिंदी माध्यम वाले को भी नहीं होगी, इंग्लिश वालों को भी नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद खास कुछ बचता नहीं। एग्रीकल्चर है, चाइल्ड है, ये सब है। तो बेसिकली उनका जो इकोनॉमिकल पोर्शन है स्टार्टिंग का 1-2 पेज वो ज्यादा परेशान करता है, बाकी वो और सब यही रिपीट होता चला जाएगा। तो इसी आधार पे आपका इकोनॉमिक सर्वे आसान हो जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।